कि ये फेज कितना महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। अपने सहयोगी सुशांत के पास चलते हैं। सुशांत, बताएं आपको क्या लगता है, आप भी घूम रहे हैं, आपने भी इतना इलेक्शन कवर किया है, ये फेज कितना महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, या पूरा राजस्थान की हम बात कर सकते हैं सभी 25 सीटों की? हैट्रिक बनाने के लिहाज से तो बाबा दोनों ही फेज बहुत टफ हैं बीजेपी के लिए, क्योंकि 4-5 सीटें पिछली 12 सीटों में थी जहां टफ चुनौती बीजेपी के सामने थी, और 3-4 सीटें इस चरण में भी हैं जहां पर भाजपा के लिए परेशानी है। लेकिन पहले चरण में कम जो वोटिंग हुई है उससे भाजपा को दिक्कत हुई। उनको लगा कि हमारा जो कार्यकर्ता था थोड़ा सुस्त पड़ गया, उस तरीके से वो एक्शन मोड में नहीं था, और जो उनका कोर वोटर था वो बाहर नहीं निकला, बनिस्बत इसके कि मुस्लिम वोटिंग थोड़ी ज्यादा हुई है। और खास तौर पे जहां सीटें फंस गई थी वहां पर अपर हैंड जो है कांग्रेस का या इंडिया गठबंधन का लग रहा था, जिस तरह का सर्वे हुआ। दूसरे चरण में ये एक एडवांटेज रहेगा कि जो अभी 3 बजे का आंकड़ा हमारे पास है, ओवरऑल 50% से ज्यादा, और शाम तक देखा जाए तो 60 अगर क्रॉस कर जाए, 62, 63, 64 तक हो जाए, तो एक प्लस पॉइंट बीजेपी मान सकती है कि उन्होंने जिस तरीके से पीएम ने आह्वान किया, कार्यकर्ता चार्ज हुआ, या जो एक मुद्दा बनाने की कोशिश की गई राजस्थान में मोदी ने अपनी सभाओं के जरिए, उसका असर है। लेकिन दोनों ही चरण टफ हैं, और क्लीन स्वीप जैसी बातें बीजेपी के नेता अब ऑफ कैमरा तो नहीं करते हैं, कैमरे के सामने तो कहते हैं कि हाँ 25 की 25 जीतेंगे, लेकिन ऑफ कैमरा अब इस तरह की बात नहीं कर रहे हैं। वो मान रहे हैं कि इस बार पिछली 2 चुनावों जैसी कहानी राजस्थान में नहीं है। जी शिप्रा जी, क्या लगता है आपको? अब हम यदि सीट वाइज यदि हम चर्चा करना शुरू करें तो बहुत सारी सीटों की बात नहीं की है हमने। कोटा की भी एक सीट है, काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट है। टोंक में वोटिंग काफ़ी कम हुई है, ये एक जो है वो चिंताजनक बात है। जालौर सिरोही की बात भी करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ भी अशोक गहलोत की इज्जत दांव पे लगी हुई है। आप क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या आंकलन है? देखिए, कोटा वाली सीट जो पहले जब बिरला जी को टिकट मिला था तो लग रहा था कि बिल्कुल क्लीन सीट है, निकल जाएगी। लेकिन जैसे ही वो गुंजल जब सामने मैदान में आए, वो जो पूरा गणित जो है, गुर्जर मीणा, वो वोटों का जो गणित है, और उसके बाद में देखिए एक फैक्टर जो हम शायद इग्नोर कर रहे थे शुरुआत में, कि जो एक परिवार का जो वर्चस्व कायम हो जाता है, और फटीक फैक्टर जैसा सुशांत जी कह रहे थे अभी, कि वो फटीक फैक्टर के साथ ही, क्योंकि जब लोकसभा में स्पीकर के तौर पर जब आप रहते हैं तो जो उनका फोकस कम हो जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसी के काम के प्रति, और जो सारा क्रेडिट है वो क्योंकि धारीवाल जो है उन्होंने बहुत काम किया उस इलाके में, तो वो एक जो बात आ रही है कि स्थानीय मुद्दे हावी हैं कि किसने कितना डेवलपमेंट किया। तो सीट जो मुझे लग रहा है कि वो जो क्लैशेस हैं, तो कोटा की सीट भी मुझे लग रहा है कि बाद में ग्रेजुअली मुझे लगा कि थोड़ी टफ है, और वहां इतना आसान नहीं है फाइट। कम से कम मार्जिन जो है जीत का वो उस पर असर आएगा। टोंक बहुत सरप्राइजिंग है, क्योंकि टोंक जैसा इलाका है जो थोड़ा सा एजिटेटेड रहता है मुद्दों को लेकर, और वहां पर जो पिछड़ापन है, वो रेलवे लाइन ना होना, बहुत सारे मुद्दे हैं वहां पर। लेकिन वहां पर वोटिंग कम होना, और जो कि जहां पर की फोकस जो है वो पायलट का भी फोकस था कि वहां पर उस तरह का पूरा जोर लगाएंगे। अनफॉर्चुनेटली अगर वहां पर वोटिंग कम हुई है तो ये असेसमेंट मेरे बूते का नहीं है कि वो क्या फैक्टर्स रहे उसमें। तीसरी आपने जो सिरोही वाली सीट कही, सिरोही जालौर, वो एपरेंटली मुझे लग रहा है कि शाम तक के पूरे जब आंकड़े आएंगे तो वो ऐसी सीट है जहां पर की मुकाबला इस तरह का था कि जहां वोटिंग ज्यादा नजर आनी चाहिए। अभी तक नहीं आई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जब खत्म होगी पोलिंग तो उस वक्त देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर भी वो जो फैक्टर्स हैं, डेवलपमेंट का फैक्टर भी बहुत बड़ा फैक्टर है वहां पर, कि एक व्यक्ति जो कि वहां की भाषा नहीं जानते हैं या उस तरह से घुले मिले नहीं है, वर्सेस वहां का स्थानीय व्यक्ति। क्योंकि डेवलपमेंट के मुद्दे में एक मुद्दा ये भी है मनोरंजन जी, कि पिंडवाड़ा का जो इलाका है वहां पर, वो टीएसपी में, क्योंकि वहां पे आदिवासी बहुत ज्यादा तादाद में है, तो इस इलाके की ये भी मांग थी कि इसको टीएसपी में, ट्राइबल जो स्पेशल सब प्लान होता है, उसमें शामिल किया जाए। तो इस वजह से मुझे लग रहा था कि वहां पर लोग जो हैं, क्योंकि एस्पिरेशंस बहुत है, डेवलपमेंटल एस्पिरेशंस इस बार बड़ी हैं, तो वहां पर लोगों का एस्पिरेशन दिखना चाहिए वोटों में। अब अगर नहीं नजर आया तो इसका आकलन बैठ के करना पड़ेगा कि क्यों, या तो लोगों में ये रहा कि ये सब बेकार की बातें हैं और जिसे जीतना है उस वही जीतेगा, तो हम क्यों इसमें एक बात ये भी है सिरोही और वाले इलाके में कि बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जो थोड़ा टफ टेरेन्स हैं, जहां पहुंचना, जहां से आना जाना
वो वाकई बहुत, जैसे शेरगढ़ का इलाका है, तो वहां पर क्योंकि आना जाना, आवाजाही, मोबिलिटी जो है वो थोड़ा सा एक फैक्टर है, तो शायद वो भी एक वजह रही होगी जिस वजह। श्याम सुंदर जी, कोटा, टोंक, जालोर, भीलवाड़ा की तो चर्चा ही नहीं करी हम लोगों ने। देखिए, निश्चित रूप से जब अगर आप कोटा की बार बार बात कर रहे हैं, धारीवाल एन वक्त पे गायब हो गए थे और सीपी जोशी का प्रचार करने चले गए थे। तो ओम शांति वाला मैं जो बार बार कहता हूँ कि वहां पर जो फैक्टर है वो इस बार भी कारगर दिख रहा है। और जैसे बार बार बात विकास के बाद तो अब स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है लोकसभा अध्यक्ष को चुनाव के दौरान कि एयरपोर्ट का पैसा तो अभी जमा किया, हम कर देंगे। विकास की दृष्टि से तो कोई चुनाव जीत हार होती होगी तो फिर जीतेंगे नहीं फिर ओम बिरला। लेकिन जिस प्रकार का चुनावी मैनेजमेंट ओम बिरला करते हैं और उसका प्रभाव निश्चित रूप से देखने को मिल रहा है। अब भीलवाड़ा की बात करें, भीलवाड़ा तो देरी से सीपी जोशी पहुंचे थे, लेकिन चुनाव को रोचक बनाया। दामोदर अग्रवाल बहुत आसान तरीके से जीत नहीं पा रहे हैं। निश्चित रूप से देखिएगा जिस प्रकार से उन्होंने जाकर के पुरानी बात कही कि मैं ही चंबल का पानी लेके आया था। ये सरकार चाहे जो कुछ भी कह ले, लेकिन मैं बार बार कह रहा था देखिएगा कि बीएस जो भारत आदिवासी पार्टी के साथ जो कांग्रेस से समझौता किया, वो समझौता कारगर दिखाई नहीं दिया। यही कारण है देखिएगा उदयपुर में उनको, बीजेपी को इसका फायदा मिल रहा है, क्योंकि देखिए आदिवासी पार्टी प्रभावी ढंग से कांग्रेस का साथ नहीं दे रही है, ना चित्तौड़ में दे रही है, ना आपके देखिएगा टोंक सवाई माधोपुर में दे रही है, ना पाली में दे रही है, या जालोर सिरों में दे रही है। 6 सीटें ऐसी हैं जहां पर कि इनका प्रभाव सीधे ढंग पे कांग्रेस को प्राप्त हो सकता था, लेकिन वही कि आपने समझौता ही ऐसा किया, वो मान्य नहीं हुआ। तो इसलिए निश्चित रूप से बीजेपी का जो कैंडिडेट था महेंद्रजीत मालवीय ने जिस प्रकार से कैंडिडेट को नई नॉमिनेशन को वापस लेने दिया, और आज आप वो देखिएगा उम्मीदवार के रूप में वोट देने गया था और दिखा भी रहा था कि मैं कांग्रेस का उम्मीदवार हूं, तो इसका प्रभाव निश्चित तौर पर धरातल पर जाता है। उसका फायदा बीजेपी को निश्चित रूप से आपको जब काउंटिंग होगी मिलेगा निश्चित रूप से। लेकिन हाँ, कहा जा सकता है 3 सीटें ऐसी है जहां पर चुनाव का परिणाम चौंकाने वाले आ सकते हैं। कौन सी तीन सीटें हैं? देखिए, बाड़मेर जैसलमेर है, आपकी सवाई माधोपुर है, और एक और मैं कह सकता हूं जिस प्रकार से बार बार बात आ रही है निकल के कि ये जो देखिए याद है अभी जालोर, एक सीट और कह सकते हैं, नहीं जालोर सिरोही में तो अशोक गहलोत चाहे भले कितना भी मेहनत कर ली, कुछ कर लिया, और हनुमान बेनीवाल को ले जाने के बाद भी वो जो कुछ करना चाहते थे कर नहीं पाए। लेकिन निश्चित रूप से जिस प्रकार से बार बार बात आई निकल के, इसमें अगर कह सकते हैं तो एक चित्तौड़ वाला और राजसमंद, चित्तौड़ वाला भी कुछ ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से जसवंत सिंह जी को चुनाव रहा है तो मार्जिन बहुत कम हो जाएगा चित्तौड़ का जीता। या फिर आप जो कह रहे हैं कि ओम बिरला भी 25-30 हजार से ज्यादा से मेरे को नहीं लगता जीतेगा, क्योंकि उनका खुद का ऐसा स्थिति बनी हुई है। प्रकाश जी, आपको क्या लगता है कौन कौन सी सीटें टफ है इस दौर में? अनम्यूट करें। शहरी इलाका जो है, जी, कोटा का जो शहरी क्षेत्र है और बूंदी का जो शहरी क्षेत्र है, शायद ओम बिरला क्योंकि वो लोकसभा के अध्यक्ष है, और हाँ उनके जो उनकी का वर्तमान पद है कि जिस स्टेट्स पे वो पहुंचे हैं राजनीति के गलियारे होते हुए, तो लोग इस शहरी क्षेत्र के लोग तो इस बात को मानते हैं कि साहब हमारा जो प्रत्याशी है वो भारत की संसद का प्रमुख, और ये बातें शहर की। लेकिन गांवों के अंदर जो स्थिति है वो ओम जी के शायद बिल्कुल विपरीत पड़ेगी, क्योंकि वहां पर गांवों के अंदर जो वोट है उसमें प्रहलाद गुंजल की अच्छी पैठ होती है। उसका एक कारण मैं मानता हूँ कि गुंजल ने बहुत बड़ी कामयाबी ये हासिल करी। वो जानते थे कि शहरी वोट उनको बनना थोड़ा उनमें दिक्कत होगी, तो उन्होंने गांव में बैठ की, और गांव के अंदर जो स्थिति बनी वो ये हुई कि गुजर और मीणा दोनों, जिनके सब मिलाकर करीब 4.5 लाख वोट है, और मुसलमान जो करीब 2 लाख है, ये जो है ये ऐसा फिगर है, एक ऐसी संख्या है जो उनकी जो ओम बिरला की जो शहरी पकड़ थी उसको बैलेंस करता है। चलिए, तो अब एक बात और, शहर के अगर गांवों के अंदर गुंजल कुछ और ले जाते हैं वोट
अगर 50% से ज्यादा वोट ले जाते हैं तो मुझे लगता है कि ओम बिरला जी को तकलीफ हो सकती है। चलिए, क्योंकि ये मैं मानता हूं कि जो मार्जिन है 2,10,000 2,17,000 वोटों से पिछली बार जीते, जब बिल्कुल तृतीय ऐसी थी कि जैसे मोदी की लहर थी और बीजेपी 25 सीट जीत रही थी, तो ऐसी स्थिति आज बिरला जी के लिए नहीं है। इसको ऐसा लगता है कि वो संघर्ष में भी है और कठिनाई में भी। चलिए, बहुत हर्षा के पास वापस लौटते हैं। हर्षा और सुशांत, आप दोनों से एक एक करके, पहले हर्षा से। दिक्कत यहाँ पे जो बाकी सीटों की, पहले तो आप हमें बताइए कि किन किन सीटों की रिपोर्ट आपको मिल रही है। दूसरी बात, जब चर्चा की होती है, जब हार जीत की होती है, तो दिक्कत यह है कि बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच जीत का अंतर पिछले बार इतना था कि उसको पाट पाना ही एक बहुत बड़ा जो है वो कठिन कार्य जो है वो कांग्रेस के लिए होगा। जी देखिए, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ये भी मान रही है कि उनके जो बिग मार्जिन्स, थंपिंग मार्जिन्स थे, वो इस बार कम होंगे। आई थिंक इंटरनली बीजेपी को ये मालूम है कि जो मार्जिन्स है वो कहीं ना कहीं कम होते हुए देखेंगे। और जहाँ तक सीट्स की बात कर रहे हैं, अगर आप फर्स्ट फेज की देखें तो शायद उसका तो आकलन हम लोग कर चुके हैं, लेकिन सेकेंड फेज में जो प्रकाश जी और श्याम जी दोनों बता रहे थे, मैं वहाँ उनसे सहमत हूँ कि जो ओम बिरला वाली सीट है उस पर बहुत कांटे की टक्कर है, बाड़मेर वाली सीट पे कांटे की टक्कर है, जोधपुर में भी कांटे की टक्कर थी, लेकिन रिकवर कर गए हैं और आज काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे। सवाई माधोपुर टोंक में भी कांटे की टक्कर है। तो ये वो सीटें हैं जहां पर काफ़ी कड़ा मुकाबला है। और जालोर का मनोरंजन, आज वैभव मिले थे, कॉन्फिडेंट लग रहे थे, लेकिन वहां पर जो बीजेपी का जो स्थानीय वर्सेस आउटसाइडर का जो फैक्टर है, कहीं ना कहीं राजस्थान में वो बीजेपी के का पालड़ा भारी कर सकता है। जी, लेकिन हर्षा, क्या अशोक गहलोत जैसा बजा हुआ राजनेता जो जादूगर है, वो नेता रिस्क ले सकता है अपने बेटे को लेकर के? सेकंड टाइम का ये रिस्क तो बहुत उनके करियर के लिए भी एक बड़ा जो है अच्छी बात नहीं होगी यदि बेटा दूसरी बार हार जाए। फिर आप कैसे दिल्ली में आके बात करोगे अपने नेताओं से? मनोरंजन, मेरे को ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो डिमांड उठी थी ना कि यहाँ पर जो कांग्रेस का लीडरशिप है वो आगे आके और फ्रंट से फाइट करे, कि मतलब डिमांड था कि भी सचिन पायलट भी चुनाव लड़े, दूसरे लोग भी लड़े चुनाव, तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत ने ये कह दिया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को आगे किया है। तो एज ए लीडर उन्होंने वो रोल किया है। दूसरी, वैभव की भी बहुत इच्छा है कि वो राजनीति में कहीं ना कहीं अपना एक फुटहोल्ड गेन करें, तो वो उसको लेकर, मतलब उनका जो राजनीतिक करियर है उसको लेकर वो उनके परिवार काफ़ी उत्सुक है। और इस बार काफ़ी सर्वेस किए गए थे, ऐसे ही नहीं गए हैं वो जालौर। उनको लगता है कि वो फाइटिंग चांस है उसके लिए, इसलिए वो गए हैं। भले ही अगर वो लूज कर जाते हैं या स्मॉल मार्जिन से लूज करते हैं या अगर विन भी कर जाते हैं, तो इसमें क्या है कि ये सोच समझ के किया है कि दो चीज़ें गई है कि एक तो अशोक गहलोत लीडरशिप में है, राजस्थान की राजनीति में है, उन्होंने अपने बेटे को मैदान में उतारा है, भले ही वो नहीं लड़ रहे हो चुनाव खुद, और उनकी हेल्थ भी ऐसी नहीं है कि वो उस तरह से हेक्टिक पेस कर सके, वो अभी भी काफ़ी थके हुए नजर आ रहे थे वैभव के चुनाव के बाद में भी। और दूसरा जो फैक्टर वो है वो ये है कि वैभव बहुत कीन है और उसने अच्छी फाइट दी है जालौर में। चलिए, सुशांत, आपको क्या लगता है बाकी सीटों की यदि बात कर लें जहां पे आप हैं, उसके अलावा तो किन किन सीटों पे हम कह सकते हैं कि टक्कर है कांग्रेस और बीजेपी की इस फेज में? देखिए, बांसवाड़ा एक ऐसी सीट है बाबा जहां पर राजकुमार रोत ने कड़ी चुनौती दी है, अच्छा चुनाव लड़ा है और एक मौसम माहौल बना दिया है, और भाजपा को लग रहा है कि बहुत क्लोज जो है वहां पर फाइट होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस एक तरीके से मैदान में नहीं थी। हालांकि अरविंद डामोर जो है वो पर्चा वापस नहीं लिया। कांग्रेसियों के लिए, कुछ जो कट्टर कार्यकर्ता है उनके लिए धर्म संकट की स्थिति होगी, लेकिन इसके बावजूद वो सीट टफ है। उसके अलावा जो कोटा बूंदी की बात की जा रही है, कोटा बूंदी और सवाई माधोपुर, दो ऐसी सीट जहां पर गुर्जर मीणा वोट निर्णायक फैक्टर है। अब वोटिंग कम हुई है
टोंक सवाई माधोपुर में, तो क्या जो गुर्जर हैं वो क्या पायलट के कहने पर शांत हो गए हैं या वोट नहीं किया है, ये सवाल होगा। और अगर यहां पर मीणा को गुर्जरों ने वोट नहीं किया है तो फिर टोंक बूंदी में क्या प्रहलाद गुंजल जो गुर्जर हैं वहां के मीणा उनको वोट करेंगे। ये एक ऐसा पेच है जिसकी जो गुत्थी है वो थोड़ी उलझी हुई है, और ये वोट किधर जाएगा, किस रूप में जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो बाड़मेर जैसलमेर की सीट है जो वाकई टफ है, और एक जालोर सिरोही की सीट है। ये ऐसी सीटें जिन पर जोर तो आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है भाजपा को। जालोर सिरोही की सीट थोड़ा सा अपर हैंड है लुम्बाराम के लिहाज से, क्योंकि वहां के स्थानीय व्यक्ति हैं। और जो बात अशोक गहलोत के चुनाव लड़ने की कही जा रही थी, अशोक गहलोत ने किसी को कहा था कि स्थानीय दबाव था, पारिवारिक दबाव था, सामाजिक दबाव था चुनाव लड़ने का, और सर्वे के लिहाज से रिपोर्ट ठीक ठाक थी। हालांकि स्ट्रेटेजी लोग ये भी कह रहे हैं कि अशोक गहलोत खुद लड़ते तो ज्यादा बेहतर स्थिति होती और वैभव को फिर आने वाले जो विधानसभा चुनाव में सरदारपुरा से चुनाव लड़वाते। लेकिन सारी परिस्थितियां, खैर वो फैसला हो चुका है, लेकिन चुनाव वैभव ने वहां अच्छा लड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एजेंसी सर्वे के हिसाब से सारी स्ट्रेटेजी जो प्लान की गई थी उन पर काम करने की कोशिश की है। हालांकि परिणाम उतना नहीं आया, लेकिन फिर भी लोग वहां पर कह रहे हैं कि मुकाबला है, वहां पर टक्कर वहां पर देखी जा सकती है। चलिए, अब हम अंतिम चरण में हैं। श्याम सुंदर जी, यदि हम ये बात करते हैं कि जालोर में, यदि जालोर सिरोही में यदि वैभव गहलोत फंसे हुए हैं, तो दूसरी तरफ हमें ये सवाल भी उठाना चाहिए कि यदि टोंक में कांग्रेस नहीं जीतती है तो सचिन पायलट से भी सवाल पूछा जाना चाहिए। श्याम सुंदर जी, नहीं, ये तो पूछा तो जाना ही चाहिए, लेकिन अभी रिजल्ट आया नहीं ना। मुझे लगता है टोंक सवाई माधोपुर, देखिए टोंक सवाई माधोपुर में मुझे लगता है कि स्थिति हरीश मीणा की बेहतर है। मैं मान कर रहा हूँ जिस प्रकार से जालोर सिरोही में मैनेजमेंट जो भारी व्यक्तियों ने किया, और देखिए पुखराज पाराशर की बात करें या संयम लोढ़ा की बात करें, वो स्थानीय कार्यकर्ता वहां नाराज है। और अब देखिएगा जाने के बाद जब 48 घंटे के पहले जब सब चले गए, तो देखिएगा फिर किस तरह की स्थिति बनी वैभव के लिए। वो बहुत बड़ी चुनौती थी कि वहां बूथ कार्यकर्ता जिस प्रकार से उत्साहित तरीके से काम नहीं कर पाया, उसका परिणाम निश्चित रूप से देखने को मिलेगा आपको, देखिएगा। और अजमेर में तो देखिएगा बिना संगठन के कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, वहां तो जिलाध्यक्ष नहीं है दोनों, और कोई भी बड़ा नेता उसके प्रचार प्रसार में नहीं गया रामचंद्र चौधरी के, क्योंकि जबकि वो अच्छा चुनाव लड़ रहा है, फिर भी तो उसके साथ जो जिस तरह की स्थिति बनी, उससे लगता है कि वो देखिए कि बीजेपी का हारा हुआ कैंडिडेट विधानसभा का भागीरथ चौधरी फिर भी आगे दिखता है। तो ये देखिए जिस प्रकार का मैनेजमेंट जो कांग्रेस को करना चाहिए था, उसमें कमी कहीं ना कहीं नजर आई। और वो दोनों के झगड़े जो मैं कहता था बार बार के सचिन पायलट और अशोक गहलोत के झगड़े बरकरार रहे, और लास्ट तक बरकरार रहे। वो अपने के लिए नहीं गया, वो दूसरे के आपस में वही लास्ट में जाकर के देखिए ओम बिरला गया तो एक दिन जाकर के आ गया, वो देखिए प्रहलाद गुंजल के पक्ष में जाकर के। तो देखिए पायलट भी चला गया वो बाहर केरल में चुनाव प्रचार करने, अपने राज्यों को छोड़ के छत्तीसगढ़ भी छोड़ गया। तो देखिए जिस प्रकार की परिस्थितियां देखने को मिली, और भाजपा का संगठन जिस दृष्टि से जो शुरुआत, देखिए लास्ट में तो जो वहां के अभी प्रभारी थे वो पहचान ही नहीं पा रहे थे कि कहाँ मुझको प्रचार करने जाना है, कहाँ नहीं जाना है। जिस प्रकार से अरुण सिंह को बदलना, चंद्रशेखर को भेज देना, उसके बाद जो मैनेजमेंट अमित शाह ने पहले संभाला था, इस बार जिस तरह का मैनेजमेंट तो दोनों तरफ से कमी आई, और बाहरी लोगों के माध्यम से मैनेजमेंट नहीं संभाला जा सकता। आपको पता है कि चुनाव जीतने के लिए तो स्थानीय लोगों की जरूरत पड़ती है, तो कमी नजर आती है। तो उसका परिणाम 4 जून को देखने को मिलेगा। प्रकाश जी फाइनल वर्ड, उसके बाद शिप्रा जी के पास जाऊंगा। ठीक है, मुझे तो श्याम जी ने कहा था ओम शांति, मैं बताऊं कि ये कोटा की जो सीट है वो स्ट्रेटेजिकली बहुत सबकी नजर जो है जो अभी दूसरे चरण में है कोटा के में, मतलब राजस्थान के अलावा पूरे देश की नजर का कारण है कि लोकसभा अध्यक्ष फंस गए, उनको ये भान नहीं था। मैं क्या कह सकता हूँ कि जो धारीवाल जी का कहते हैं कि ओम शांति इनके अंदर ही अंदर खाने जो है कोई सांठगांठ है, वो सांठगांठ तो रहा हो सकता है, हो रही होगी कोई, लेकिन जो कोटा के अंदर रिवर फ्रंट का जो प्रोजेक्ट था उसके अंदर जिस तरह से नेशनल ट्रिब्यूनल, ग्रीन ट्रिब्यूनल और इस सब जो गुस्सा करके और वहां से नोटिस भिजवाने का काम जो बिरला जी ने किया जी, वो लोग
कोटा के लोगों को वो पसंद नहीं आया। चलिए, वो देख रहे थे कि साहब ये कोटा में विकास का कार्यक्रम हो रहा, तो आज वो हुआ कि जब गुंजल का जी कांग्रेस में प्रवेश हुआ, गुंजल का जब कांग्रेस में प्रवेश हुआ तो पूरी लड़ाई लड़ी, चलिए। धारीवाल जी ने उसका विरोध किया। उसका कारण ये था कि उनके खिलाफ वो लड़ करके उटपटांग बहुत बोला उन्होंने, जी बिल्कुल बिल्कुल जो है कहते हैं सड़क छाप जो शब्दावलियों का उपयोग किया, चलिए। घर के सामने प्रदर्शन किया, ठीक है। तो ये सब उनकी बातों जो कड़वाहट थी उनकी। तो लेकिन प्रकाश जी- चुनाव जब जैसे आया तो चुनाव जैसे आया तो पार्टी का जो कैंडिडेट है उसको देखते हुए पार्टी की क्या सोच है, पार्टी की क्या चलिए। मजबूरियां हैं, सब भूल करके धारीवाल जी उनके साथ लगे। चलिए। और ऐसी जो स्थिति बनी शहर के अंदर जो है, और सबसे बड़ी बात ये धारीवाल जी की मजबूरी थी, उसका कारण ये था कि वो अपने लोगों आपका का जो प्रकाश जी कांग्रेस कहना, समर्थक आपका है। कहना प्रकाश जी सही है कि कोटा की सीट बहुत इंटरेस्टिंग होगी। एक लास्ट वर्ड के लिए शिप्रा जी के पास चलता हूँ। शिप्रा जी, ये चुनाव जो है तय कर देगा राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट का भी भविष्य और साथ में अशोक गहलोत का भी, संक्षेप में। बिल्कुल। और मैं कोटा की सीट से ही अगर हम इसको समअप करें कि अगर प्रहलाद गुंजल निकल के आते हैं, अच्छा मार्जिन गेन करते हैं, तो एक तरह से पायलट के पैरेलल एक नेता कांग्रेस में खड़ा होना उसी जाएगा, तो वो मेरे ख्याल में गेम चेंजिंग हो सकता है कांग्रेस की राजनीति। चलिए, बहुत अच्छा। और अंत में एक बार फिर से हर्षा के पास चलते हैं, सुशांत के बाद। हर्षा, चलते चलते बता दीजिए हमें कि इस चुनाव को 2024 के लोकसभा चुनाव को कवर करने में आप दोनों मेरे सहयोगियों को मजा आया होगा। बहुत पिछले 2 चुनाव की तरह नीरस चुनाव नहीं रहा ये। हर्षा, पहले आप, समय बहुत कम है, 30 सेकंड 40 सेकंड। जी जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मज़ा आया इस बार, क्योंकि इस बार टक्कर थी, लोगों के साथ बातचीत हुई थी, लोकल इश्यूज़ को लेकर लोगों ने कहा था, अपनी प्रतिक्रिया खुल के रखी थी। और ये जो फ्रैंकनेस जो हमको दिखने को मिला, लोगों ने बातचीत की, महिलाओं ने खासकर अपनी बातें जो रखी, रविंद्र भाटी का चुनाव कवर करना बहुत मज़ा आया। और ऑफ कोर्स जोधपुर में तो खाने पीने का मज़ा आता ही है। बाबा, तो बाबा का ढाबा हमने भी चलाया, लेकिन उसको ऑन एयर नहीं दिखाया। चलिए सुशांत, लास्ट वर्ड। मजा आया इस बार कवरेज में? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेट मजा आया। एक तरफा चुनाव नहीं था, सबसे अच्छी बात ये। और भाजपा के जो प्रत्याशी थे, उम्मीदवार थे, उनको इस बार पसीना बहाना पड़ा है बाबा, क्योंकि पिछले 2 चुनाव कौन कैंडिडेट है इस बात की परवाह किए बिना लोगों ने मोदी के नाम पर वोट किया था। इस बार लोगों ने पूछा है कि प्रत्याशी कौन है अधिकांश सीटों पर, और वो क्या किया उसने, इस बारे में भी सवाल पूछा है। सामने कौन है और वो क्या कर सकता है। हालांकि ये जरूर है कि प्रत्याशियों के चयन में दोनों ही पार्टियों ने गड़बड़ की। कांग्रेस अपना चुनावी मैनेजमेंट थोड़ा बेहतर बनाती तो हो सकता है रिजल्ट में और ज्यादा असर दिखाई दे। चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी बहुत मजा आया इस चुनाव में राजस्थान घूमने में। शिप्रा जी आपका, श्याम जी आपका, प्रकाश जी आपका, हर्षा और सुशांत आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मजा आया इस शो करके। तो मनोरंजन भारती को इजाजत दीजिए, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। एनडीटीवी राजस्थान में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।